नमस्कार साथियों, कैसे हो? जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अब लेकर के आ रहे हैं दूसरा यानी कि प्रश्नावली 1.2। ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने एक क्लास किया है, तो आप इसी चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो प्रश्न करेंगे वो है प्रश्नावली 1.2। इसके अंतर्गत जितने भी सवाल हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 140। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। हल में क्या आ जाएगा कि हमको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। आप लोगों ने इसके पहले कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में किए होंगे। कक्षा 6, 7, 8, 9 तक तो किए होंगे। अब 10वीं में कैसे करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 सते 14, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर बचेगा कितना? 1। तो 2 पच्चे 10, कट गया 35 दूनी के 70। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से जाएगा तो 5 सत्ते 35, और फिर किससे जाएगा? 7 से जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इधर देखिए कितना हो गया? 140 है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये जो 2 है ये 2 बार में है, और जब इसको आप लिखेंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि एक इसके ऊपर घात, एक इसके ऊपर घात, दोनों घात जुड़ जाएंगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? तो 2 की घात आप इसको 2 लिख सकते हो, फिर इंटू 5 लिख सकते हो, फिर इंटू 7 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। और यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहली सवाल लग गई। अब चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरी सवाल क्या दिया है? दूसरी सवाल दिया है 156। अब हम लिखेंगे हल। जब इसको हल लिखेंगे तो लिख देंगे यहां से 156। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या ये 2 से कटेगा? चलिए देखते हैं। बिल्कुल कटेगा। 2 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, 2 सत्ते 14 बचा 1, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। फिर ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम में 3, 3 त्रिक के 9, फिर ये 13 से कटेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, और 12 13 156। ठीक है, इतना आप इसको लिख दीजिए पूरा। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? तो आप लिख दीजिए 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलेंगे अपने तीसरी सवाल की तरफ। ठीक है, तो तीसरी सवाल की तरफ चलेंगे। अब चलिए तीसरी सवाल ले लेते हैं। तीसरी सवाल क्या है? तो तीसरी सवाल दिया है 3825। 3825 का अब हम इसको गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो किससे? क्या ये 2 से कटेगा? 5 है तो कभी भी 2 से नहीं कटेगा। 5 है तो 3 से कटेगा। कोशिश करते हैं, देखते कटेगा क्या। 3 एकम में 3 कटा, 3 दूनी के 6, हासिल आ गया कितना? 2, और ये हो गया 22, और 3 सत्ते 21, हाथ में आया 1, और फिर 3 पचे 15। क्या ये फिर 3 से कटेगा? 3 चौक के 12, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 3 चौक के 12, 3 दूनी के 6, बचा कितना? 1, और इधर पर आ गया 15 हो गया, और 3 पचे 15। क्या ये 5 से कटेगा? अब ये 3 से कटेगा क्या?
3 एकम में 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं। जब 5 से काटेंगे तो क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। इसके बाद कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये हो जाएगा 5 एकम में 5, बचा कितना? 3, यानी कि ये हो गया कितना? 35। 5 सत्ते 35। फिर ये किससे कटेगा? 17 से कटेगा। ठीक है, अब हमारा इसका गुणनखंड कितना हो गया? तो लिख लेते हैं इसका गुणनखंड। 3825 का जो गुणनखंड है वो कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको लिखेंगे तो 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सवाल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अब चौथी सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है? तो चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल क्या है? इसको 5005 है, इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। जब हल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5005। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर 5 लिखा है तो 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 5 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये भी एक बार में जाएगा, यानी कि 1001 आ गया। 1001 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, नहीं कटेगा। क्या 7 से काटेंगे? चलिए बिल्कुल 7 से कट जाएगा मेरे हिसाब से। अगर जब हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम में 7। ठीक है, 7 एकम में 7, बचा कितना? 3 बच गया, यानी कि 7 चौक के 28। 7 चौक के 28, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ठीक है, 7 चौक के 28 हो गया, यानी कि बचा कितना? 2। तो 7 तिरी के 21 हो गया। बहुत सही, कट गया। अब ये किससे कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 11 से काट के देखेंगे तो 11 एकम 11, बचा कितना? 3। 11 तिहाई 33। फिर इसको 13 से काट देंगे तो कट गया, बिल्कुल बढ़िया है। तो चलिए अब हम इसका लिखेंगे प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अगर हम जब इसका लिखेंगे, किसका है? तो 5005 का इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही है। अब इसको जब आप उत्तर लिखेंगे तो पूरा उत्तर लिखिए। पूरे उत्तर में क्या लिखेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो लिख दीजिए कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए 5वां सवाल क्या दिया है? 5वां सवाल देखेंगे तो दिया है 74 29। अब इधर पे लिख लेंगे हल। जब इसको करने के लिए जाएंगे 74 29, इसको करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या ये 3 से कटेगा? 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, 3 आठे 24 और 29 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 9 27 होता है, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 के पहाड़े में 9 आता ही नहीं है। 7 के पहाड़े में 9 आता है, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42, नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से काटेंगे, बिल्कुल 11 छंग 66, और नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 78, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से कटेगा। तो चलिए इसको 17 से काटेंगे। तो 17 से काटेंगे तो कितना बनेगा? 17 चौक के 68, और इसमें से हम 74 को माइनस कर देंगे। जब 74 को माइनस कर देंगे तो 74 में से 68 को माइनस कर देंगे, 17 पचे 85, नहीं, 4 बार में जाएगा। जब इसको करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 6, यानी कि फिर 17 के 68, नहीं 17 51, 3 बार में जाएगा। 51, 1 1 और 9। ठीक है, 1 1 और 9, फिर कितनी बार में जाएगा? तो 7 बार में जाएगा। 7 बार में जाएगा। 7 सते 49 को 9, 7 के 7 4 11। ठीक है, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा? 17 बार में जाएगा? नहीं जाएगा। 19 बार में जाएगा। देखते हैं 19
19 को 19 और 19 दूनी 38, 19 से 57 नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 19 दूनी के 38, 38 उसमें का बचा 3, इसमें का बचा 2, यानी हो गया 5, उधर हो गया 7। 19 को 19, 19 से 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 तो 19 से कट गया। अब इसको 23 से काट देंगे, कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो आप इसको इस प्रकार से भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे किससे, 17 से काटेंगे। 17 चौके 68, ये कट गया, 6 आ गया। 17 तिया 51 आ गया, एक बचा 9 आ गया। ठीक है, फिर इससे 7 बार में 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11 कट गया। कितनी बार में कट गया, तो 437 बार में। तो यहाँ पे लिख दिया 437 बार में। अब इस 437 को अगर हम काटेंगे 19 से, तो 19 के 19, 19 दूनी के 38, 19 से 57 ज्यादा हो जाएगा। 19 दूनी के 38 और 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, इधर आ जाएगा 7 और इधर कट जाएगा। 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 कट गया, तो 23 से कटा और 23 से कम 23, तो पूरी संख्या कट गई है। अब चलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 74, 29, इसका जो गुणनखंड होगा 17, 19 और 23। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23, यही है ना। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में आने ही वाला है, पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। बाकी सब तो 2 3 4 5 से कट जाएंगे, आ जाता है। इसके लिए हमको 19 तक खोजना पड़ेगा, टाइम लगता है, तो ये देगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड को निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहला सवाल ले लेते हैं। इधर हो गया 26.91। अब इधर पर लिखेंगे हल। जब हल करेंगे तो सबसे पहले 26 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 एक में 2 और 2 तिहाई 6, अब 13 एक में 13। अब इधर पर इसका 91 का भी कर लेते हैं। तो जब 91 का करेंगे तो 91 का किससे होगा, 3 तरीक के 9 नहीं कटेगा, 3 से तो होगा भी नहीं, 7 से होगा, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, बिल्कुल 7 एकम 7, 7 तरीके 21, ठीक है। अब फिर इसके बाद 13 एकम 13। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 26 का प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 गुणे 13 है, और 91 का प्राइम फैक्टर क्या है, यानी कि गुणनखंड क्या है, तो 7 गुणे 13। अगर आप HCF होगा, अगर आप HCF बराबर लिखोगे तो HCF का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में जो कॉमन है तो वो क्या है, 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। लेकिन एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन हो उसे भी लेना पड़ेगा और जो नहीं होगा सबको लेना पड़ेगा। यानी जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा, यानी कि जो चीज मिलती जुलती रहेगी उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेगी पूरा लिख देंगे। तो चलिए इसमें क्या 2 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं और एक बार में 13, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बराबर लिख सकते हैं 2 7 14, 14 का गुना आप 13 से कर दीजिए। जब आप 14 का गुना 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12 को 2 हाथ में आया 1, 3 एकम में 3, 1 4, 3 एकम में 3 1 4, ठीक है। फिर 4 एकम में 4, 1 एकम में 1, ये हो गया 2, 4 4 8, ये कितना आ गया, 182 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 182, ठीक है, 182 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम जांच करेंगे। हमसे पूछा क्या था कि जांच के लिए, तो लिखेंगे कि जांच
जांच में क्या है, जांच में बोला है कि हमको क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन सी है, एक हो गया n1 इंटू n2, यानी कि एक संख्या n है और एक संख्या, और इधर हो गया HCF इंटू LCM, राइट। ये चीजें हो गई। अब हम पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारी है 26 गुणे, और दूसरी संख्या क्या है 91, और इधर पर क्या है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तो 13 है, और गुणे एलसीएम क्या है 182 है। अब दोनों का गुना करके देखते हैं। 26 का गुना अगर हम 91 से करेंगे तो कैसे, तो क्या 6 1 में 6, 2 1 में 2, 9 6 के 54, 9 6 के 54 को 4 हाथ में आया 5, 9 दूनी के 18, 18 में 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 23, 18 में आप 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13, 1 1 2 यानी कि 23। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 23 66, यही आएगा उत्तर। अब उसको भी गुना करके देखते हैं, 182 का गुना हमको 13 से करना है। चलिए कर देते हैं, 3 दूनी के 6, 8 3 के 24 को 4 हाथ में आ गया 2, 3 1 में 3 2 5, और इधर पर आ गया 2, इधर पर आ गया 8, इधर पर आ गया 1। अब जोड़ देते हैं, 6 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 8 5 13, 1 1 2, तो 23 66, 23 66। इधर पर भी आया है 23 66, इधर पे भी आया है 23 66, और यहीं पर हम अपना क्या लिखेंगे आंसर। क्या हमने जो जांच किया है वो हमारा उत्तर आ गया है, तो बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अपनी अगली संख्या की तरफ, अगले सवाल की तरफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। दूसरा सवाल क्या है हमारा, तो दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है 510 और 92। सबसे पहले 510 का हम गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कटेगा, शून्य है तो पक्का कटेगा 2 से। 2 दूनी के 4 बचा कितना 1, 2 5 10 बचा कितना 1, तो फिर 2 5 10। क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, जी कटेगा। 3 8 24, 3 8 24 बचा कितना 1, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 में 5, 5 1 में 5, 5 7 35, ठीक है। और फिर किससे जाएगा 17 से जाएगा, 17 1 में 17। एक हमने इसको कर लिया, चलिए इधर पे इसको कर लेते हैं, 92 को कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा। 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा, जी कटेगा। 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 2 छक्के 12, और फिर किससे 2 दूनी के 4 2 तिहाई 6, और फिर किससे कट रहा है, तो ये 23 से कट रहा है, जी बिल्कुल 23 से हमने काट दिया। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि 510 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुने 3 गुने 5 गुणे 17, और इधर पर 92 का क्या है, तो 92 का है 2 गुने 23। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको हम HCF यानी कि इसको हम मौसा भी कहते हैं, इसको मौसा कहते हैं और इसको लसा कहते हैं। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, लसा का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, तो यानी कि इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा 2, और LCM में क्या करेंगे, ये 2 कॉमन है तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है सबको लिख लेना है, ये 2 लिख लेंगे,
ये 3 लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे, फिर 17 को लिख लेंगे और फिर 23 को लिख लेंगे, बराबर, सबको लिख लेंगे और इसका हम कर देंगे गुना। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 का गुना 13 से कर देते हैं, 60 का गुना 17 से कर देते हैं, 7 0 0, 7 6 42, 0 6 हो गया, 0 2 6 4 10 और इसका गुना हम 23 से कर देते हैं। तो 3 0 0, 3 दूनी के 6, 3 0 0, 3 1 में 3, 2 0 0, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 0 0 और 2 1 में 2, 0 6 4 3 23 460, 23 460, ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। चलिए अब हमको सत्यापित करना है, जांच करना है। जब हम जांच करेंगे तो जांच में हमसे क्या पूछा है, जांच लिख लेते हैं। जांच में क्या बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, पूरा लिखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम या सबसे पहले HCF इंटू LCM, यही पूछा है। दो संख्या क्या है, तो 510 है गुने 92 और HCF क्या है, तो 2 है, लिख देंगे 2 गुने LCM क्या है 23 460। चलिए सबसे पहले इस दोनों का गुना करते हैं। जब हमने दोनों का गुना किया तो कितना किया, 510 का गुना हमने 92 से किया तो देखते कितना आता है, हो गया 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, हो गया 0, हो गया 2, हो गया 9, 5 1 6 4, यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 46920, बराबर 46920। तो इसको अब हटा देते हैं, अब इसको कर लेते हैं। इधर पर लिखा है, इधर ही कर लेते हैं ना, 23 460 का गुना अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0, 2 छक्के 12 को 2 हाथ में लगाइए, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 1 हासिल 9, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 46920 बराबर आ रहा है ना। अगर ये बराबर आ रहा है तो ये हमारा उत्तर है। हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आंसर। हमें यही जांच करनी थी। जांच में हमने लिख दिया कि जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM, और ये इसी को हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो आप इनको कर लेंगे। और हमने जब जांच किया तो इसका इससे गुना कर दिया तो ये आ गया, और इसका इससे गुना कर दिया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए तीसरी सवाल की तरफ। तीसरी सवाल क्या दिया है, तीसरी सवाल दिया है 336 और क्या है 54 है। सबसे पहले इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए इधर पर लिख लेते हैं हल। हल में 336 का गुणनखंड पहले करते हैं। 6 है तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 1 में 2 बचा कितना 1, ये हो गया 13, 2 छक्के 12 हासिल बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, जी कटेगा। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल। 2 दूनी के 4, 2 1 में 2, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 7 21, फिर किससे कटेगा तो 7 से कटेगा। अब आ जाते हैं इधर 54 का। 54 का करेंगे तो 2 से कटेगा, जी कटेगा। 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 में 3, यही आ रहा है हमारे पास। तो बिल्कुल यही आ रहा है। चलिए तो अब इसका लिख लेते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 1 4, 4 इंटू 3 इंटू 7, और इधर पे कितना है 54।
जब 54 का करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 तिहाई 6 3 18 तिहाई 54। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। HCF क्या होगा, तो केवल 2 और 3 मिल रहा है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको काटना नहीं है, ठीक है, आपको काटना नहीं है, आप वैसे ही रहने देना। ये हो गया 2 और गुने 3, 2 कॉमन है यानी कि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 2 कॉमन है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या क्या आएगा, 2 मिल रहा है तो 1 2 मिल रहा है, 1 2 को लिख लेते हैं, और बाकी क्या नहीं मिल रहा, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 लिख लेंगे। 3 कितना मिल रहा है, तो 1 3 मिल रहा है, ये लिख लेंगे, और ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, 3 गुने 3, और फिर लिख देंगे 7, पूरा आ गया। ठीक है, अब इसका गुना कर लेते हैं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 1 2 मिला है और 1 3 मिला है, 2 3 6 लिख दिया। 1 2 मिला है, ये लिख लिया, और 1 2 3, 1 2 3 नहीं मिला था, ये भी लिख लिया। 1 3 मिला है तो यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 हो गया। इसके बाद 7 और 7, अब सबका गुना कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया 48, 48 का गुना हम 3 से कर देते हैं। 48 का गुना जब हम 3 से कर देंगे, ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 8 है 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12 2 44, फिर 44 का गुना 3 से कर देते हैं। 3 चौक के 12 को 2 हाथ में बोले, 3 चौक के 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432, कितना आ गया 432। 432 का गुना हम 7 से कर देंगे। 7 दूनी के 14 को 4 हाथ में लगा 1, 7 3 के 21 1 22 को 2 हाथ में लगा 2, 7 चौक के 28 2 30। ठीक है, कितना आ गया, तो ये आ गया 30 और 24, 30 और 24 आ गया। अब हम जांच कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सीधी सी बात है कि हमने इसका सबसे पहले गुणनखंड कर लिया है, हमने इस सभी का गुणनखंड कर लिया है, फिर हमने इसका HCF निकाल लिया है, और फिर एलसीएम निकाल लिया है। HCF 6 आया है, एलसीएम 30 और 24 आया है। अब चलते हैं इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में क्या है, बोला क्या है, हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच में लिखेंगे क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणे LCM। 2 संख्याएं क्या है, एक है 336 और दूसरा है 54, और HCF क्या है 6, LCM क्या है 30 और 24। तो चलिए 336 का हम 54 से गुना कर देते हैं। 6 चौक के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 6 चौक के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14, हाथ में आया 1, 4 तिहाई 12 1 13, 6 5 30, हाथ में आया 3, 5 3 15 3 18, हाथ में आया 1, 3 5 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 18 144। तो यहाँ पर लिख देंगे 18 144। अब उसका गुना करके देखते हैं। 30 और 24 का गुना 6 से कर देते हैं। 6 चौक के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी के 12 2 14। ठीक है, 6 दूनी के 12 2 14, हाथ में आ गया 1, 6 दूनी 0 यानी कि 1, और 6 तरीके 18, 18 144, 18 144। हमारी जो दोनों जांच है, क्या ये दोनों बराबर है, 18 144 एक साइड में और 18 144 दूसरे साइड में। तो अब हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो इसके अंदर जो हमारे पास 3 सवालें थी, हमने उस तीनों सवालों को कर दिया है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों के आप देख लीजिए इसको कैसे कैसे किया गया है, और पूरे करना, क्योंकि नंबर पूरे मिलने चाहिए, एक भी नंबर कट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपनी तीसरी सवाल की तरफ। तीसरी सवाल क्या दिया है,
अब हम तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरी सवाल क्या दिया है, तो तीसरी सवाल में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहला हम सवाल ले लेते हैं। इसमें 3 सवाल है, ये एक सवाल, ये दूसरी सवाल, ये तीसरी है। तो सबसे पहली सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या बोला है कि 12, 15 और कितना है 21। हमें इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इस सब का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं। 12 का कर लेते हैं, यहाँ पर हल लिख लेंगे, हल। और सबसे पहले 12 का करेंगे तो 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। फिर 1 2 तिहाई 6, फिर 3 1 में 3 लिख लिया। अब इसके बाद 15 का कर लेते हैं। 15 का करेंगे तो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 5 15, 5 1 में 5। और 21 का करेंगे, 21 का करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, बिल्कुल। 3 7 21 और 7 1 में 7। ठीक है, हमने तीनों का कर लिया और यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और फिर कितने का है, 15 का। 15 का कितना है, तो 3 गुणे 5। और फिर कितना है, 21। 21 का कितना है, तो 3 गुणे 7। 3 गुणे 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ, पहले इसका लिख लेते हैं एचसीएफ, यानी कि आपको मालूम है इसको हम मौसो भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और जो दूसरा है इसको हम लसो कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो हमें जितने भी संख्या दी गई है उसमें कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन इसमें क्या है, एक 3 ही है जो सब में दिखाई दे रहा है और बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 ही आएगा। यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, तो 3 है। और इसका जो एलसीएम है, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मिलेगा उसको तो लिख लेंगे। यानी कि जो 3 है वो तो मिल ही रहा है ना, जो 3 है वो मिल रहा है, और बाकी जो नहीं मिल रहा है उन सभी को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2। यानी कि 1 और 2, यानी जो 2 है वो 2 बार में है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2। 3 1 2 3, यानी तीनों में कॉमन है तो लिख लेंगे 3। इसके बाद 5, फिर गुणे कितना आ जाएगा, 7। अब सबका गुना कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, अब 12 25 60, और 60 का गुना अगर हम 7 से करेंगे तो 7 6 42, यानी कि 420। यानी कि 60 का गुना अगर आप 4 से करोगे तो 7 6 42, 420। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 12 15 21 का एचसीएफ कितना है, 3, तथा एलसीएम क्या है, 420। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे सवाल में पूछा है कि 17 23 और 29, इन तीनों का 17 का 23 का 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। जब हल लिखेंगे तो मुझे बताइए कि 17 किसी पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा। आप लिख सकते हैं 17 1 में 17। ठीक है, क्या वो 23 किसी से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो 23 1 में 23। और 29 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये किससे जाएगा, एक बार में जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 17 का कितना हो जाएगा, 1 गुणे 17। ठीक है, 1 गुणे 17। 23 का भी सेम सिचुएशन है, 1 गुणे 23। और 29 का भी क्या है, 1 गुणे 29। अब इसमें आप जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या मिल रहा है, तो सीधी सी बात है 1 मिल रहा है। इसके कितने गुणनखंड हैं,
2 कोई भी संख्या हो जो अभाज्य है, आपको मालूम है कि उसके कितने गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे। वो एक ऐसी भी संख्या नहीं होगी कि एक हर एक में आएगा। ये जो एक है वो सभी संख्याओं में आता है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये कटने वाली संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके कितने गुणनखंड हैं, तो 2 गुणनखंड है। एक है और दूसरा क्या है, 17 है। एक सबके साथ में होता है, वो कॉमन ही है। तो 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हैं, एक ये है, एक 2 है, एक 29 है और एक है। ठीक है, तो इन सभी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो यानी कि कितना है, 1। इसका HCF कितना आ जाएगा, तो इसका HCF 1 आ जाएगा। वहीं पर इसके एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में जो मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, और जो नहीं मिल रहा है सबको लिखना पड़ेगा। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका 1 तो लिखना भूल गए, ठीक है। HCF 1 है, एलसीएम कितना है, तो 1 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 का गुना अगर हम 23 से करें तो कितना हो जाएगा, 7 3 के 21 को 1 हाथ में लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 7 दूनी के 14 को 4 हाथ में लगाए, 2 एकम 2, 1 3 आ जाएगा, 2 एकम 2 1 3 आ जाएगा। ये हो गया 5 4 9, ये हो गया 3। इसके बाद इसका गुना कर देते हैं 29 से, तो 9 एकम 9, 9 9 81 हाथ में लगा 8, और 9 3 के 27, ठीक है, 7 7 14 15, 2 1 3 35, ये हो गया। 2 एकम 2, 9 दूनी के 18, और हाथ में आ गया कितना, 1, 3 दूनी के 6, 6 1 7, 9 3 8 5 13, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11 33 9, 11 33 9, ठीक है। तो 11 33 9 इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 11 33 9 आ जाएगा, ठीक है। 11 33 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या कि 17 23 29 का 17 23 29 का HCF कितना है, तो HCF 1 बराबर, आप लिख ही सकते हो, बराबर 1, तथा LCM कितना है, तो 11,339 है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अपनी तीसरी सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलिए तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरी सवाल क्या दिया है, तो तीसरी सवाल ये है 8 9 25, 8 9 25। चलिए लिख लेते हैं हल में क्या है, सबसे पहले 8 का निकालेंगे, 2 चौक के 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 9 का निकाल लेते हैं। तो फिर ये कितनी बार में जाएगा, 9 का जाएगा 3 3 के 9, 3 एकम 3। अब 25 का निकाल लेते हैं, 25 का 5 25 25, अब 5 एकम 5। इसका भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 8 9 और 25, ठीक है, 8 9 25। इन सभी के गुणनखंड देखेंगे तो इसका है 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, यानी कि इसमें। और 9 का देखेंगे तो 3 गुने 3 3 3 के 9। अब 5 का देखेंगे तो 5 गुने 5। और इसमें भी देखो कोई संख्या नहीं हो तो इन सब में भी आप 1 को कॉमन मान ही सकते हो, ठीक है। 1 को कॉमन आप मान सकते हो, क्योंकि ये जो भी 1 है वो एक बार में कटेगा, तो सब में आप कॉमन मान सकते हो। तो इसका भी आप लिखेंगे HCF बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इन सभी का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इनका LCM बराबर क्या आएगा, तो सबसे पहले कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, सभी संख्याओं को आप लिख दो। तो 2 गुने 2 गुने
2, इसका आ गया। फिर 3 गुणे 3, इसका आ गया। फिर लिख देंगे 5 गुणे 5। ठीक है, अब सभी का गुना कर लीजिए और लिख दीजिए कितना आया है। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, 36 गुणे 3, 36 गुणे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24। हाँ यार, चलिए तो इसका भी देख लेते हैं। तो चलिए इसका गुना कर लेते हैं। गुना में क्या करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24। 24 का गुना 3 से कर देते हैं। 24 का गुना 3 से करेंगे तो 3 चौक के 12 का 2 हाथ में गए, 3 दूनी के 6, 1 7, 72 आ गया। ठीक है, 72 का गुना 5 से करेंगे। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 7 पचे 35, 1 36। और फिर इसका गुना 5 से कर देंगे। 0, 6 5 30, हाथ में 3, 3 5 15, 3 18। तो कितना आ रहा है, 1800। इन सभी का कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है। ठीक है, 1800 आ रहा है तो लिख देते हैं 1800। ठीक है, 1800। अब इन सभी का गुणनखंड कितना आ गया, 1800 आ गया। तो अब उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर में आप लिख सकते हो। जब उत्तर लिखोगे तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ। तो लिखेंगे कि 8, 9, 25 का क्या लिखोगे, HCF बराबर कितना है, बराबर 1 है, तथा इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर कितना है, तो 1800 है। अब यहीं पे आंसर डाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर 3 सवालें थी, तीनों सवालों को हमने बारी बारी से कर दिया। तो इसके अंदर जितनी भी सवाल यानी कि 1 2 3 हमने तीनों सवालों को बारी बारी से कर दिया। अब फिर चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए चौथी सवाल पे चलते हैं। चौथी सवाल क्या लिखा है कि दो संख्याएं, एक 306 है, एक 657 है। इसका हमको HCF का मान दिया है, बराबर 9 है, और हमको इसी संख्या का एलसीएम पूछ रहा है, हमको ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि HCF बराबर HCF सबसे पहले लिख लेंगे कि 306 और एक 657, ये दोनों संख्याएं हैं, और इस संख्या का HCF बराबर कितना है, 9। हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होता है, तो नंबर मतलब कि दो संख्याओं का गुना, एक संख्या n1 हो गई और एक संख्या n2 हो गई। ठीक है, तो अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा। n1 बराबर n1 इंटू n2, यानी कि दो संख्याओं का गुना बटे में HCF, इधर गुना हुआ है तो इधर पर आकर के ये भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग हो जाएगा। चलिए हम संख्याओं का मान रख देते हैं। हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं का मान रख देते हैं। n1 की जगह पर हम 306 को रख लेते हैं, फिर गुणे का चिन्ह लगा देंगे और दूसरी जगह पर 657 लिख देते हैं। अब बटे में HCF का मान 9 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9। काटते हैं, कटेगा क्या ये, अगर हम इसको काटेंगे तो 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये हो जाएगा कि 9 तिरिक के 27 और बचेगा 27, यानी 30 में से 27 गया तो बचा 3, और इधर पर हो गया 36 और 9 चौक के 36, यानी कि 34 इंटू 657। तो यहाँ पर 657 का अगर गुना हम 34 से करें तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं तो हमारा मान निकल जाएगा। 7 चौक के 28 को 2 हाथ में, 28 को 8 हाथ में लगा दो, 4 पचे 20 दो 22 को 2 हाथ में लगा दो, और 4 छठे 24 और 24 में 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 26।
7 तरीके 21 को एक हाथ में लगा 2, 3 पचे 15, 2 17 को 7 हाथ में लगा 1, 6 तरीके 18, 1 19। अब जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और कितना आ गया 22,338। तो LCM कितना आ गया 22,338। यही हमारा LCM आ गया। जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि आंसर बराबर क्या लिखेंगे कि HCF तो दिया, LCM हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे LCM किसका किसका 306 कामा 657 बराबर 22,338 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखना मत भूलिएगा, हमने इसको कर दिया तो आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही पूरा एकदम लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे और ये रफ कॉपी करना होता है, इसको आप रफ कॉपी कीजिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो रफ कॉपी आपको मिलेगा, तो इसे आप सीख लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए अब हम 5वीं सवाल को देख लेते हैं। 5वीं सवाल क्या कह रहा है? 5वीं सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक हो, वो शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या? हमको ये जांचना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या? हमको सबसे पहले जो पूछा है हम उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है ले लेते हैं। संख्या क्या दिया है? तो संख्या दिया है 6 की घात n, 6 की घात n है। हम सबसे पहले इस संख्या का गुणनखंड कर देते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि जब हमने 6 का गुणनखंड कर दिया तो 6 का गुणनखंड क्या आता है 2 गुणे 3। इसकी घात कितनी है? इसकी घात है n। इसकी घात कितनी है n। हम लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंक अगर शून्य पर समाप्त हो तो उसका गुणनखंड 2 into 5 यानी कि 2 गुणे 5 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तब वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। अतः 6 की घात n अंक, ठीक है, 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि
क्योंकि इसका गुणनखंड दो गुणे तीन है। ठीक है, 2 गुणे 3 है। आप इसको लिख दीजिएगा और ये आपका उत्तर आ जाएगा। पूरा लिखना। सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए। ठीक है, संख्या 6 की घात n है। हमने इसका गुणनखंड कर दिया तो 2 × 3 आ गया, इसकी घात n है। अगर यदि किसी संख्या के अंक अगर शून्य पर समाप्त हो सकता है तो उसका गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तब वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अतः 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 × 3 है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा लिख दीजिएगा और ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम छठी सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल क्या कहता है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। जब पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा करना क्या है। छठी सवाल में कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 11 × 13 + 13, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13 एक संख्या है, और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, इस 2 संख्याएं दी है, ये संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है हमको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको पहले हम हल कर लेते हैं। लिखते हैं सबसे पहले हल। जब हल लिखेंगे हम मान लेते हैं, देखिए एक ये संख्या एक ये संख्या है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो माना a बराबर कितना हो गया, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो गुणे का चिन्ह है तो इसको आप एक संख्या मान लीजिए, इसको इसमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है। अगर जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 11 + 1 हो सकता है। आप इसको लिख दीजिए 13। ठीक है, 13 11 × 77 + 1। आप इसको लिख सकते हो कि 13 × 77 = 78। 77 × 78। अब ये संख्या क्या है, कोई भी संख्या यदि भाज्य हो तो उसके लिए एक नियम है। नियम यह है कि एक को छोड़ करके यदि कोई भी संख्या हो तो उसका जो गुणनखंड है वो 2 या उससे अधिक होना चाहिए। एक को छोड़ करके यदि कोई संख्या 2 या उससे अधिक उसके गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13, यानी कि ये जो संख्या है, यह संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि एक को छोड़कर इसके 2 और गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, 7 × 11 × 13 + 13। यह संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़कर इसके 2 और गुणनखंड है, इसलिए। ठीक है, इसके 2 और गुणनखंड है। ठीक है, आप इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13 यह संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़ करके इसके 2 और गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, और बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आंसर डाल सकते हैं, यहाँ पर आंसर डाल सकते हैं। ये तो अब दूसरी संख्या ले लेते हैं। माना क्या मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। b बराबर क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, अगर हमने इतना मान लिया है, जब हमने इसको इतना मान
मान लिया, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। जब 5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इतना हो जाएगा। तो चलिए इसका गुना कर लेते हैं, 2 3 6, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, 24 का गुना हम 6 से कर देंगे, 6 चौके 24 को 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी के 12 2 14, ठीक है, ये हो गया 144। 144 का 7 से गुना कर देंगे तो 7 सॉरी यहाँ पर 1 आएगा ना, यहाँ पर 1 आएगा, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 को 8 हाथ में लगा 2, 7 चौके 28 2 30, 30 को 0 हाथ में लगा 3, 7 एक में 7 3 10, कितना आ गया 1008। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1। अब इसको आप लिख सकते हो कि 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1009। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसके जो गुणनखंड है, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 और 2 और इसके बाद में 1, यानी कि टोटल 3 हो गए। तो आप इसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, 5 एक भाज्य संख्या है। क्योंकि क्यों है ये भाज्य संख्या, क्योंकि एक को छोड़ करके, एक को छोड़ कर इसके 2 और गुणनखंड है, 2 और गुणनखंड है, ठीक है। एक को छोड़ करके इसके एक को छोड़ करके इसके 2 और गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होती है एक को छोड़ करके यदि उस संख्या का गुणनखंड किया जाए, यदि उसके गुणनखंड 2 या उससे अधिक हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, वह संख्या जो 1 से कटे या खुद कटे, यानी कि एक को छोड़ करके उसका केवल एक ही और गुणनखंड होता है, यानी कि वो या तो खुद से कटती है या 1 से कटती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक को छोड़ करके इसके 2 और गुणनखंड है, इसीलिए ये संख्या ये है, एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो चलिए आप यहाँ पर आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी अगर हिंदी मीडियम से है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि उत्तर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि उत्तर, आप एक मोटी से हेडिंग में डाल करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगली सवाल की तरफ चलते हैं, 7वीं सवाल की तरफ। चलिए अब हम सबसे आखिरी सवाल पर चलते हैं और वो आखिरी सवाल है 7वीं सवाल। 7वीं सवाल पे क्या कहा गया है, तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। 7वीं सवाल कहती है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने समय लगते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, लगते हैं। और फिर रवि को कितना, यानी कि एक चक्कर
एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि वो कितने समय के बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यदि हम 18 का और 12 का अगर हम एलसीएम निकाल दें तो हमें वह समय पता चल जाएगा। यानी कि ये जो 18 और 12 मिनट है, यदि इसका हम एलसीएम निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 12 और 18 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 18 का और 12 का, तो इधर पर आप रफ कॉपी में निकाल लीजिए। 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 में 3, तो इसका 2 गुने 3 आ गया। और 12 का जब आप निकालेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 1 में 3, 2 गुने 3। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ 2 मिल रहा है तो 2 निकाल लेंगे, और 3 मिल रहा है तो 3 निकाल लेंगे। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 6। एचसीएफ बराबर कितना आ गया? तो 6 आ गया। और हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको मालूम है कि दो संख्याओं का गुना बराबर एलसीएफ इंटू एचसीएफ होता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हमारे पास एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुने 12 बटे के कितना हो जाएगा? 6। एचसीएफ आया है ना, बटे के 6 काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 18 दूनी के 36, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम बराबर आ जाएगा 36। तो आप लिख देना कि आप लिखोगे, जब उत्तर में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख देना।